हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने अध्ययन आपको करा दिया था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसमें मैंने बताया था कि जो उसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ए ओ ह्यूम थे। और दूसरी बात, उसके अध्यक्ष जो थे वह थे डब्ल्यू सी बनर्जी थे। वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। और किसकी सुझाव पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो वह थे दादा भाई नौरोजी थे, जिसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। और यह पहला कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन होने के बाद जो थी वह मुंबई में हुआ था। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन वह मुंबई में हुआ था। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप कैसा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप हम देखेंगे 1885 से लेकर 1947 तक। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप किस रूप का था, किस रूप से आंदोलन करना चाहते थे, उन आंदोलन में क्या खूबियां थी, क्या अच्छाइयां थी, किस प्रकार के लोग शामिल थे, इसके बारे में हमें देखने को मिला था। तो आप देखते हैं बच्चों, दोस्तों, कि जो हमारी स्वरूप था वह 3 रूपों में बटा हुआ था। पहला था हमारा उदारवादी स्वरूप जो था वह 1885 से लेकर के, और यह जो था 1905 तक था। दूसरा आता है उग्रवादी, और यह जो स्वरूप था 1905 से लेकर के 1919 तक था। और एक था गांधीवादी चरण, और ये जो तो प्रक्रिया जो थी यह 1919 से लेकर के 1947 तक चली। तो ये 3 चरण बने हुए थे, और इन 3 चरणों में किस प्रकार के लोग शामिल थे, इसी के बारे में हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार के लोग शामिल थे, इसमें किन कौन कौन से लोग सदस्य थे, क्या घटनाएं हुई, उदारवादी लोग जो थे वह किस विचार पर चल रहे थे, क्या उनको आजादी मिल पाती, क्या वे लोगों से लड़ पाते, क्या अंग्रेजों से क्या उनको मुक्ति मिल पाती, इस बारे घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो उदारवादी लोग थे, जो उदारवादी थे, उस उदारवादी के अंतर्गत जो थे, इसमें सदस्य कौन कौन थे देखते हैं। तो सदस्य जो थे फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, हमें सिर्फ लिख देते हैं गोखले। नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी आदि। ये इतने लोग जो थे, इन लोग जो थे उदारवादी किस्म के थे, ये विनम्र स्वभाव के थे। ठीक है, ये उग्र विचार नहीं रखते थे। तो जब उग्र विचार नहीं रखते थे, फिर भी अपनी कांग्रेस के रूप में आकर के अपने समूह को बना करके फिर भी भारत की समस्या को सुलझाना चाहते थे, अंग्रेज सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन क्या ये अपने अंग्रेज छुटकारा पाने के लिए क्या ये उनसे लड़ते, क्या अहिंसात्मक रूप से लड़ते, हिंसात्मक रूप से लड़ते, किस प्रकार से लड़ते? तो आइए हम देखते हैं कि जो उदारवादी विचार के लोग थे, उदारवादी जो विचारधारा के थे, उन लोग में कौन कौन शामिल थे। तो ये थे हमारे फिरोज शाह मेहता जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, और अन्य बहुत से नेता लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, अब क्या करते थे कि तो ये किस प्रकार का आंदोलन करना चाहते थे। तो देखिए, जो इनका कांग्रेस का जो स्वरूप था, तो हम कह सकते थे कि यह जो थे अपनी मांग पूरी करने के लिए
अपनी मांग पूरी करने के लिए अंग्रेजों को पत्र भेजा करते थे। ये अंग्रेजों को क्या करते थे, पत्र भेजते थे, और पत्र भेज करके अपनी डिमांड पूरी करने की कोशिश करते थे कि हमारी मांगे की पूरी की जाए। लेकिन अंग्रेज कहां इतने समझने वाले थे, उनको तो यह था कि किसी प्रकार से इंडियन के ऊपर टैक्स लगा करके उनको लूट लिया जाए, उनका शोषण कर लिया जाए। तो इस तरह से जो थे ये लोग, जो हमारे उदारवादी किस्म के लोग थे, ये अपनी मांग जो थे किस प्रकार पूरा करते थे, तो यह पूरा करते थे, अंग्रेजों को पत्र भेजते थे कि हमारी ये मांगे जो है क्या की जाए, पूरा की जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे कि यदि मांग पूरी नहीं होती थी, यदि इनकी मांगे जो थी मांग पूरी न होने पर आंदोलन नहीं करते थे ये। यदि मांग पूरी भी नहीं हुई तो क्या करते थे, आंदोलन नहीं करते थे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था, देखिए इनका जो टारगेट क्या था, वह टारगेट था इनका सुधार। वह किसी से चाहते थे कि वह किसी प्रकार से क्या हो जाए, सुधार हो जाए, न कि वह हिंसात्मक अपनाना चाहते थे, वह आंदोलन करना चाहते थे, वह किसी चीज का बहिष्कार करना चाहते थे। इसलिए जो थे इनको कहा गया था उदारवादी। ठीक है ना, तो उदारवादी किस्म के नेता जो थे ये लोग इस विचार के रखते थे, और ये भी चाहते थे कि अंग्रेजों के रहते ही, ठीक ना, सपना क्या था इनका, सपना यही था कि अंग्रेजों के रहते भारतीयों का सुधार चाहते थे। ये बताइए, जो विनम्र स्वभाव का इंसान होगा वो क्या चाहेगा, झगड़े लड़ाई से मुक्त रहना चाहेगा, वह किसी प्रकार की झगड़े लड़ाई नहीं चाहेगा। वह यही चाहेगा कि भाई तुम्हारी रहते, तुम्हारे ही हाथों हाथ या हमारे ही रहते जो है बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से इस चीज का क्या हो जाए, निपटारा हो जाए। तो ये उदारवादी किस्म के लोग यही थे, यही चाहते थे कि भारत में किसी प्रकार का जो है क्राइम ना हो, किसी प्रकार का जो है मारकाट ना हो, किसी प्रकार का हिंसा ना हो, बल्कि उस चीजों को पत्र के जरिए हम अपनी बातों को पहुंचाए, और पहुंचाने के फलस्वरूप जो है उसका रिजल्ट निकले और भारतवासियों का क्या हो जाए, सुधार हो जाए। लेकिन ऐसा कहां अंग्रेज मानने वाले थे, ऐसी घटनाएं घटती तो फिर जो थी लड़ाइयां होने की कोई बात ही न थी। उसके बाद जो आते हैं उग्रवादी चरण आता है। उग्रवादी चरण के अंतर्गत जो है, उग्रवादी चरण के अंतर्गत कौन कौन सदस्य थे, देखिए मेंबर में, इसमें जो मेंबर थे वह थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, आदि। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, ठीक है, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये सब लोग जो थे एकदम पूरा उग्रवादी किस्म के थे। ठीक है, तो काहे नहीं मानेगा, काहे नहीं करेगा, तो इन सभी चीजों के ये उग्र किस्म के थे। करना है तो करना है। जैसे क्या होता है कि हमारे परिवार के अंतर्गत जो होते हैं, घरों के अंतर्गत जो होते हैं, दो तीन किस्म को देखने को मिलेंगे। तीन किस्म के लोग कैसे मिलेंगे, जो माता पिता थोड़े होंगे ये बिल्कुल उदारवादी होंगे। क्या होंगे, उदारवादी होंगे। माता पिता जिनकी उम्र जो है 45 पार कर चुकी है, ये लोग उदारवादी होते हैं। चलिए भाई ठीक है, हम पत्र भेज कर लेंगे, झगड़ा हो गया आपस में, चलिए हम उसको क्या करेंगे, मान बना लेंगे, पत्र दस्तावेज जाएगा।
ये अपनी उस दर से क्या होता है कि सुधार कर लिया, चलिए गलती कर दिया, लेकिन उन्हीं का लड़का निकल करके आगे तरना करके वो काहे ऐसा किया है, वो काहे ऐसा किया है, काहे नहीं मानेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा। ठीक, यदि खेत का डांड काट दे तो काहे काट दिया, हम भी काटेंगे, ये होता है उग्रवादी। तो वैसे ही ये लोग थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, अन्य लोग जो थे वह क्या थे, उग्रवादी चढ़ के थे। ये चाहते थे कि बात से मानो तो बात से, लात से मानो तो लात से मनवाने हम कोशिश करेंगे, इनका ये था। तो उग्रवादी चरण के अंतर्गत क्या था, इनकी विचारधाराएं कैसे थी, ठीक है, कि हाँ, तो मैं बताता हूं बच्चों कि ये अहिंसात्मक रूप का सहारा लेते थे। मतलब इनका क्या था, दूसरी पॉइंट कह सकते हैं कि अहिंसात्मक रूप अपनाते थे। अहिंसात्मक रूप था। अब अहिंसात्मक रूप था, अभी ये उग्र थे, लेकिन इतने भी उग्र नहीं थे कि ये मारपीट पे उतारू हो जाए, लेकिन दिमाग में यही चलता था। तो अहिंसात्मक रूप से, अहिंसात्मक रूप का सहारा लेते थे। अब अहिंसात्मक रूप से सहारा लेते तो क्या करते थे, जुलूस निकालते थे। जुलूस निकालने के बाद क्या करते थे, बहिष्कार करते थे, हड़ताल कर देते थे। इनका रुख तो था अहिंसात्मक था, लेकिन ये चाहते थे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो क्या करेंगे, करेंगे वही कि अहिंसात्मक रूप का सहारा लेते थे, लेकिन ये जुलूस निकाल लिया करते थे। जब इनकी मांगे नहीं पूरी होती थी, ये तुरंत जुलूस बैठ जाते थे, जुलूस लेके चल दिया करते थे, बहिष्कार करते थे, भाई हम काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हड़ताल में बैठ जाते थे, हम कर्मचारी हैं काम नहीं करेंगे, पूरी दुकान बंद कर देते थे, कार्यालय को बंद करना शुरू कर देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि भैया ये उदारवादी तो सही थे, लेकिन ये सच में उग्रवादी हैं, ये मानने वाले नहीं है। तो इनकी मांगे कभी कभी क्या की जाती थी, पूरी कर ली जाया करती थी, ठीक है। और इनकी यदि हम टारगेट की बात कर लेंगे, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य या सपना क्या था इनका, तो सपना यही था कि हम क्या करें, स्वराज की घोषणा कर लें, स्वराज की स्थापना कर लें। इस प्रकार के लोग जो थे हमारे यहां उग्रवादी चरण के अंतर्गत आते थे। अब नेक्स्ट आता था गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण जो था 1919 से लेकर के 1947 के बीच था। तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो इसके अंतर्गत थे हमारे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आदि। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये लोग सदस्य थे, और ये लोग सदस्य जो चाहते थे, इनका कहना नाम क्या था कि ये इनका जो आंदोलन था, इनका आंदोलन जो था बच्चों, वह जो था अहिंसावादी था, अहिंसात्मक रूप से, अहिंसात्मक, सत्य एवं सत्याग्रह आधारित था। मतलब ये बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी जो थे, ये गांधीवादी चरण के लोग थे। ये लोग चाहते थे कि ठीक है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक रूप से होगा, सत्य रूप से होगा, सत्याग्रह पे होगा, ठीक है। ये सारी घटनाएं जो थी, ये सारी घटनाएं सत्य होगा, और सत्याग्रह पर हमारा क्या था, आधारित था कि हम सत्य के लिए क्या करेंगे, आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, और उनसे क्या करेंगे, लड़ेंगे। और इसमें क्या था इनका टारगेट, टारगेट क्या था, देखिए टारगेट यही था कि हम अहिंसात्मक रूप से, अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों से अपनी मांग पूरी कराएंगे।
मतलब ये कहते थे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है हम अहिंसा करेंगे, सॉरी अहिंसा पे रहेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, और टारगेट ये था कि अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों से अपनी क्या करेंगे, मांग पूरी करेंगे। लेकिन अंग्रेज जो थे 1947, देखिए 1885 से लेकर के 1947 तक जो है ये सारी घटनाएं चलती रही, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब इनकी मांगे नहीं पूरी होती है, ठीक है, अब जो होता है कब ये लोग क्रांतिकारी आंदोलन पकड़ लेता है, देखिए तो ये सारी घटनाएं हो गई। अब आता है हमारा क्या, क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए इसमें आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन वह था कि यदि विनम्रता पूर्वक मांग पूरी ना होने पर, विनम्रता पूर्वक मांग ना पूरी होने पर हम क्या करेंगे, हिंसा का रूप धारण करेंगे, और इसी हिंसा के रूप को क्या कहा गया, क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। मतलब आप कह सकते हैं कि हिंसात्मक रूप, हिंसात्मक रूप को क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। जो लोग कहे भारत के लोग कि यदि आप जो गर्म दिमाग के थे, जो उग्रवादी विचार के थे, उन लोगों ने कहा कि यदि अंग्रेज सेना, यदि अंग्रेज सरकार जो है हमारी बातों को विनम्रता पूर्वक नहीं मानती है तो हमें मनवाने आता है, और उसको मनवाएंगे कैसे, तो हम अपने तरीके से मनवाएंगे, अपने हाथों के तरीके से मनवाएंगे। और हाथों का तरीका क्या हो सकता है कि हम हिंसात्मक रूप अपना लेंगे, जान भले ही क्यों ना चली जाए। तो इसको कहा गया क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ लोग थे जो उग्र विचार के थे, तो भाई क्रांतिकारी वही होगा जो उग्र विचार का होगा। अब देखते हैं बच्चों प्रमुख उदारवादी या नरमपंथी नेता। तो यदि हम बात कर लेंगे प्रथम उदारवादी या नरमपंथी नेता, तो इसमें हम बात करेंगे इनका ए.ओ. ह्यूम का, ठीक है ना। ए.ओ. ह्यूम की हम बात करते हैं, ए.ओ. ह्यूम, देखिए ए.ओ. ह्यूम जो थे ये एक उदारवादी थे, विनम्र स्वभाव के रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और कहां के निवासी थे, तो यह जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के निवासी तो थे ही, लेकिन इनकी नियुक्ति जो कराई जाती है, इनकी नियुक्ति जो होती है ब्रिटिश सिविल सेवा में की जाती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति जो थी वह ब्रिटिश सिविल सेवा में हुई थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1849 में इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सिविल सर्विस, ब्रिटिश सिविल सेवा में, जब ब्रिटिश सिविल सेवा में हुई इनकी नियुक्ति हो जाती है 1849 में। लेकिन ये अंग्रेजों की नीतियों से क्या हो गए थे, उब गए थे। इनको आंदोलन तो करना ही था, लेकिन अकेले नहीं कर पाते, तो क्या किए उन्होंने कि 1849 में नियुक्ति किए और अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों की सेवा करते रहे, उनकी नौकरी करते रहे। लेकिन जब उनको मौका मिला, जब वह क्या हुए, जब नियुक्ति हो गए, मतलब जब रिटायर हो गए, और इनकी रिटायर जो होती है 1882 में हो जाती है। जब 1882 में सेवानिवृत्त हो गए, जब 1882 में सेवानिवृत्त हो गए, तो उसी समय आते हैं और 82 में 3 साल इधर उधर घूमने के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की।
1882 में इनको सेवानिवृत्त कर दिया गया था। ये अंग्रेजों की नीतियों को भली भांति जान चुके थे। तो उसी समय क्या होती है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किए, स्थापना किए। कौन किए, तो ये थे हमारे एओ ह्यूम थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर लिया, एक नेशनल लेवल पे कांग्रेस की स्थापना कर दिए और लोगों से क्या करने लगे, लोगों को समझाने लगे, ठीक है ना, कि आइए और हम क्या करते हैं, हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब देखिए इनका कार्य क्या था, कार्य उपाधियां। तो इनकी जो थी, इनको जनता का मित्र कहा गया, जनता का मित्र कहा गया। दूसरी बात क्या थी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह था कि यह जनता का मित्र इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने आकर के जनता के बारे में बहुत सोचने का कार्य किया, बहुत ज्यादा इनके जनता के बारे में विचार विमर्श की कि भाई जनता हमारी इतनी परेशान हाल है, तो क्यों हम जनता को क्या करें, जनता से मिले और जनता को कांग्रेस में बुलाएं, उनको लोगों को जोड़े और राष्ट्रीय एक पार्टी बनाएं जिससे जनता क्या हो जाए, जनता की समाधान हो सके। तो लोगों ने इनको क्या कहा, जनता का मित्र कह दिया। जब जनता का मित्र कह दिया तो दूसरी घटना क्या होती है कि, और देखिए इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि पक्षी विज्ञान के क्या है, जनक भी थे। साथ ही साथ जो है इन्होंने और कार्य किए। अब देखिए ये 1900 यदि बात कर लेंगे तो 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे। ये क्या रहे, सचिव भी रहे। ठीक है, और जानते ही हैं कि इन्होंने 1885 में क्या कर दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी कर दिया था। तो ये थे हमारे प्रमुख उदारवादी या नरमपंथी नेता। इनका पूरा नाम क्या था, कौन थे, एओ ह्यूम थे। इनका पूरा नाम भी था एओ ह्यूम, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो है ब्रिटिश सिविल सर्विस में क्या कर रहे थे, सेवा दे रहे थे। इनकी नियुक्ति 1849 में होती है, 1882 में जो होती है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं, लोगों के विचारधाराओं को समझते हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और वह कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और कांग्रेस की स्थापना करने के बाद उनको लोग जो है विभिन्न प्रकार का नाम दे देते हैं, जैसे जनता का मित्र कह दिया गया। और वास्तव में ये पक्षी विज्ञान का जनक भी है, ये पक्षी विज्ञान का जनक है। ठीक है, साथ ही साथ 1906 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे, सेक्रेटरी बने रहे। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा आप देखते हैं रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष ये कौन थे, तो रासबिहारी घोष जो थे, पहली बात ये आती है कि रासबिहारी घोष ये 1907 में कोलकाता व 1908 में मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष रहे, थे। चूंकि 1908 में जो कोलकाता और 1908 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बुलाया गया, लोग हुजूम लगाए हुए थे, तो उसके अध्यक्षता जो कर रहे थे वह कौन कर रहे थे, तो रासबिहारी घोष थे। दूसरी बात आती है इनकी कि यह जो थे, जो कलकत्ता जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के लॉयर भी थे। ठीक है ना, ये क्या थे, वकील भी थे। तो इनकी जो थी रासबिहारी घोष, ये घटनाएं थी इनकी महत्वपूर्ण चीजें जो थी रासबिहारी घोष की। अब इसमें देखा जाए, यहां पे
तीसरे नंबर पे जो हमारे आते हैं ये थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना, सॉरी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लेते हैं। तो तीसरे घटना में सुरेंद्रनाथ कौन थे, बनर्जी थे, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिए सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे यह 1817, ठीक ना, 1817 में प्रथम भारतीय ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले व्यक्ति थे। हम कह सकते थे कि सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे 1817 में जो है इनको क्या किया जाता है कि सिविल सेवा में चुना जाता है, ठीक ना। और ये क्या है कि सिविल सेवा में चुने जाने वाले क्या थे, हमारे प्रथम भारतीय थे। दूसरी घटना क्या करते हैं इन्होंने कि 1879 ईस्वी में, ठीक ना, 1879 ईस्वी में भारतीय एसोसिएशन जो था, ठीक ना, भारतीय 1879 में इंडियन एसोसिएशन भारतीय इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की क्या कर दिए, 1879 में इंडियन एसोसिएशन की एक संगठन की क्या कर दिए इन्होंने, भारतीय संगठन की स्थापना किया। साथ ही साथ जो है इन्होंने क्या किया कि 1895 और 1902, 1895 और 1902 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो हम लोग देखा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कांग्रेस में क्या योगदान रहा, क्रांति में क्या आंदोलन योगदान रहा। तो 1857 में सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, जबकि 1879 में इन्होंने इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी, एक संगठन की स्थापना कर दिया। और तीसरी बात आती है कि 1895 तक 1902 में ये कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। अब आते हैं बच्चों चौथे नंबर पे आते हैं, देखिए चौथे क्रम में आते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले पे। गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर ले, हम जीवन की बात कर ले, तो इन्होंने क्या किया था कि इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, एमएच महाराष्ट्र का सुकरात। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया क्योंकि सुकरात जो था एक ऐसा इंसान था, ठीक ना, वो बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलने वाला इंसान था। तो महाराष्ट्र का इनको क्या कहा गया, सुकरात कहा गया था, कहा जाता है। दूसरी बात होती है कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। इन्होंने एक और काम किया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए कुछ लिखे। और तीसरी चौथी घटना यह थी कि यह बनारस में कांग्रेस की अध्यक्षता की।
कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो ये हाल था गोपाल कृष्ण गोखले का, जो महाराष्ट्र का सुकरात कहे गए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे गए। और देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। दूसरा, स्टूडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और बनारस में कांग्रेस के अध्यक्ष जो किए थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं एक और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी। पांचवा हो गए दादा भाई नौरोजी। इनको क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड, इनको कहा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, दादा भाई नौरोजी को कहा गया है बच्चों, दादा भाई नौरोजी को कहा गया था। और इन्होंने क्या किया था कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया। ये इंग्लैंड में जाकर के ईस्ट इंडियन सोसाइटी की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। और दूसरी बात होती है कि ये कांग्रेस के, ठीक ना, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष भी रहे। और नेक्स्ट टॉपिक आती है कि ये 3 बार अध्यक्ष तो रहे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार जो है स्वराज शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी के कुछ कार्य थे जिनको ग्रैंड ओल्ड ऑफ, ठीक ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। दूसरी बात ये कहा गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए, ठीक ना। और तीसरी घटना क्या होती है कि इनको, ठीक ना, इनको कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष भी रहे और प्रथम बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया गया था। अब 3 बार जो अध्यक्ष रहे, एक बार जो था 1886 का समय था, एक जो है 1893, ठीक है, 1886 1893 के अंतर्गत रहे। और एक नई घटना और जो थी जो 1906 के अंतर्गत जो थे, या तीसरी बार जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। तो एक जो था कोलकाता था, दूसरी लाहौर थी और तीसरी जो थी फिर कोलकाता की बारी आती है, ठीक है ना। तो कोलकाता, लाहौर और कोलकाता। देखिए 1906 में कोलकाता के अध्यक्ष रहे, 1893 में लाहौर के अध्यक्ष रहे जो पाकिस्तान में है, 1886 में कोलकाता के अध्यक्ष रहे, ठीक है। 3 और प्रथम बार जो स्वराज शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ये देखिए, ये जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1886 की बात है। इन्होंने 1886 के अंतर्गत जो है उन्होंने क्या कर दिया, जाकर के इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया सोसाइटी क्या कर दी, स्थापना कर दी। एक बात आती है 1992 में लिबरल पार्टी से टिकट लेकर के पहली बार ब्रिटिश कॉमन, ठीक है ना, पहली बार जो थे ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ब्रिटिश ऑफ हाउस। देखिए ब्रिटिश ऑफ हाउस, ब्रिटिश ऑफ कॉमन हाउस में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन? ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी 1992 में। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने देख लिया नरमपंथी और उदारवादी विचार के लोगों के बारे में कि उदारवादी किस्म के लोग थे, इनकी क्या क्या योगदान रहे इस आंदोलन के अंतर्गत। अब जो हम पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे, उग्रवादी किस्म के लोग थे और उनकी क्या क्या योगदान थे इस फील्ड में।
अब बढ़ते हैं बच्चों, उग्रवादी एवं गर्मपंथी नेता। उग्रवादी एवं उग्रवादी या गर्मपंथी। तो यदि बात कर ले हम तो आते हैं हमारे पहले इसे पढ़ेंगे हम लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक पढ़ते हैं, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या उपाधि मिली थी? तो इनको कहा जाता है लोकमान्य। उपनाम क्या है इनका? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक तिलक कहा गया। उसके बाद क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं। तो लोकमान्य तिलक जो है, और इन्होंने क्या किया कि ये बहुत बड़ा इनका योगदान ये था कि इन्होंने उग्रवादी होकर के और उनसे लड़ने की कोशिश किए। जब उनसे ये लड़ रहे थे तब इनकी घटनाएं क्या होती है कि लड़ते लड़ते इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से ये लोग लड़ रहे थे और अपनी इनके पीछे जो भी लोग थे उनको हौसला दे रहे थे। और इन्होंने 1916 में होम रूल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। लीग की स्थापना कर दिए थे, ठीक है ना। होम रूल की क्या किए? होम रूल की स्थापना, लीग ने होम रूल की स्थापना। दूसरी घटना क्या होती है कि पहला तो इनको उपनाम या तिलक कहा गया लोकमान्य। दूसरी है कि 1916 में इन्होंने होम रूल की स्थापना कर दी। और देखिए तीसरी बात यदि हम बात आते हैं तो इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव मनाने का अधिकार दिया। गणपति उत्सव मतलब करते क्या है कि इन्होंने शिवाजी और गणपति जैसे, शिवाजी का और गणपति जैसे जो है उत्सव मनाने का इनको पूरा क्या हुआ अधिकार दिए। इन्होंने मनाने का शुरुआत कर दिया। और चौथी घटना हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो लोकमान्य तिलक थे, लोकमान्य तिलक की घटना क्या हुई इसके अंतर्गत एक और पॉइंट लिखते हैं इसमें। होम रूल की स्थापना कर दी, शिवाजी और गणपति उत्सव मनाने का अधिकार दे दिए। उसके बाद जो था इनको क्या कर दिया गया कि ये जो स्थापना करने लगे और उग्रवादी विचार के थे तो इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनको मांडले, वर्मा, म्यांमार के मांडले जेल में बंद कर दिया गया। जब इनको मांडले जेल में बंद कर दिया गया तो ये भी वहां पे कहां थे, ये तो उग्र विचार के थे ना, तो वहां भी शांत कैसे बैठने वाले थे? तो वहां पे शांत नहीं बैठे और इन्होंने कहा कि तुम चाहे मुझे कहीं भी बंद कर दो लेकिन मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। और वहां पर इन्होंने जेल में ही क्या किया, जेल में ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे। ये जो है इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य पुस्तक जो है किसकी है? तो ये है हमारे किसकी, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिख दिए। और उन्होंने एक नारा दे दिया। क्या स्टेटमेंट था उनका, कथन था, स्टेटमेंट क्या था इनका? स्टेटमेंट यही था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ये था हमारे गर्मपंथी नेता
बाल गंगाधर तिलक से कुछ जुड़ी हुई कहानियां। अब दूसरे क्रांतिवादी नेता के बारे में आते हैं बच्चों, तो ये पढ़ते हैं हम लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय का यदि उपनाम की बात कर लेंगे, इनको कहा गया शेरे पंजाब, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, पंजाब केसरी कहा गया। दूसरी बात जो है, इनकी बुक जो थी, लाला लाजपत राय की बुक जो थी, वो है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया। तीसरी घटना क्या है कि 1920 में इन्होंने 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता है, कांग्रेस की अध्यक्षता की। अध्यक्षता की 1920 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए। लेकिन जब साइमन कमीशन जो है हमारा 1928 के अंतर्गत जो है ना भारत आता है, क्योंकि साइमन कमीशन जो है, देखिए साइमन कमीशन की गठन जो होती है वहां पे 1927 में हुई थी, 1927 में। लेकिन जब भारत वह आया, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया, तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। अब जब साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया, तो इस साइमन कमीशन के अंतर्गत जो थे सिर्फ अंग्रेज थे। ये क्या थी, एक समिति बनी हुई थी, एक गठन बनी हुई थी, जिसमें केवल अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। तो भारतीय लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, वहां पे क्रांति फैला दिए कि नहीं इसको क्या किया जाए। तो वहां पे नारे लगने लगे कि साइमन गो बैक, साइमन तो क्या करो, वापस जाओ। तो नारा लगने लगा 1988 में। उसी समय क्या होती है कि लाला लाजपत राय का आंदोलन समय में, आंदोलन समय लाला लाजपत राय को सिर पर चोट लग गई। क्या लग गई, सिर पर चोट लग गया। अब जब सिर पर इनका चोट लग गया, तो सिर पर चोट लगने के कारण जो थी आंदोलन शुरू हो गया था। लाला लाजपत राय भी गए थे आंदोलन करने के लिए, लेकिन अचानक क्या होती है कि इनके सिर पर क्या होती है, चोट लग जाती है। ये साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे आंदोलन के समय, ठीक ना। लाला लाजपत राय को सिर पर चोट लगी, क्यों, क्योंकि यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनको चोट लगती है, और सिर पर चोट लगने के कारण क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटनाएं थी। अब जो है इसमें एक आते हैं हमारे अरविंद घोष जी, देख लेते हैं इनको भी। अरविंद घोष, तो अरविंद घोष की जो पत्रिका थी, इनकी घटना क्या निकली है पत्रिका में, युगांतर, युगांतर, ठीक ना। इनकी एक पत्रिका का नाम था, क्या था, युगांतर पत्रिका थी। दूसरी बात आती है इनके अंतर्गत कि एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका नाम था, साप्ताहिक पत्रिका। इनमें साप्ताहिक पत्रिका क्या थी, तो साप्ताहिक पत्रिका का नाम था कर्मयोगी और धर्म, कर्मयोगी और धर्म नामक इनकी जो थी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और एक पत्रिका का नाम था युगांतर था। तो इस प्रकार से जो है अपनी पत्रिकाओं से लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का कार्य करते थे। इनको बहुत ही अपने देश के लिए बहुत ही जो है पापड़ झेलने पड़े हैं, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है, अंग्रेजों से लड़ाई या अंग्रेजों से मार खानी पड़ी है, तब जाकर के जो है हमें इतनी आजादियां मिली है और हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी को बोल देते हैं। बच्चों तो ये ध्यान रखें, ठीक है।
और तो इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही जो चीजें थी, पहला ये क्वेश्चन पूछ देगा, ये बताइए किस क्रांतिकारी को सिर पर चोट लगने से मृत्यु हो गई थी, तो वह लाला लाजपत राय थे। कब कब लगी थी, तो साइमन जब आया था, किसके विरुद्ध में लगा था, तो साइमन कमीशन जब आया था भारत के अंतर्गत जो है 1988 में 28 में, तो उसी समय जो उनके सिर पर चोट, उन्हीं के विरोध में जो है उनके सिर पर चोट लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन के गठन जब हुए थे वहां पर कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। अब अनहैप्पी इंडिया बुक किसकी है, तो ये लाला लाजपत राय की है। पंजाब केसरी, सारे पंजाब किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो होगी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, और हमारे भी मनोबल को बढ़ाते रहे, जिससे ठीक ना हम आपको और से बेहतर समझाने की कोशिश करें। आप बिल्कुल फ्री पढ़ें और बिल्कुल सुरक्षित रहें, ठीक है, मस्त रहें, पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।